नमस्कार देश कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्ते अंजू जी, थैंक यू सो मच। देश कपूर जी, अब लग रहा है कि भारत और यूएस के बीच में डील हो ही जाएगी। अब तो डेलीगेशन भी भारत पहुंच गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कैसी पॉलिसी है? एक तरफ G7 देशों से कह रहे हैं भारत पर टैरिफ लगाओ, नाटो से कह रहे हैं, EU से कह रहे हैं भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, और फिर अपना डेलीगेशन भी भेज रहे हैं बातचीत के लिए। ये उनका स्टाइल है कि वो चारों तरफ से लोगों को किस तरह घेर लेना और उन पर प्रेशर डालना, और हर तरह से प्रेशर डाल रहे हैं। मतलब अगले बंदे को ये सोचने का वक्त ही ना दो, उसको समय ना दो कि वो क्या ठीक कर सकता है, और इतनी तरह से उसको प्रेशर डालो, चाहे वो जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो कर रहे हैं, G7 से बोल रहे हैं, जो यूरोपियंस हैं उनसे बुलवा रहे हैं, ताकि हर हर स्टेज पे, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये लगे कि इंडिया पे बहुत तगड़ा दबाव है। और ये मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट? क्योंकि मीडिया जो है लगातार, यहाँ का यूएस का मीडिया लगातार बोले जा रहा है कि कैसे वो ट्रेड डील जो है, और वहाँ पे लुटनिक भी जा रहा है, वहाँ पे नवारो भी जा रहा है, और बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। बेसिकली ना, लाइक देयर इज अ परसेप्शन जो वो एक बिल्ड करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक तरह का वो रोग नेशन टाइप का वो देना चाहते हैं, एक, एक पर्सपेक्टिव। तो उससे क्या होता है कि एक चीज मैं बताऊं आपको, ये लोग बड़ा लाइक इसको समझ नहीं पाते। पूरी दुनिया में ना, अगर कोई किसी का ओपिनियन मैटर करता है तो वो अमेरिकन का करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि सबको बुरा लगता है ये बात जब मैं बोलता हूँ और जब हम सुनते हैं। देखो, जब इराक पे अटैक करना था तो उन्होंने जो अमेरिकन से उनको उनके ऊपर वो पूरा वो बनाया, पूरा पर्सपेक्टिव कि हाँ देखो, सद्दाम हुसैन कितना बुरा इंसान है और ये है और वो है। जब उन्होंने किसी से बातचीत खास नहीं की, उन्होंने बाहर जाके झूठ बोला, कॉलिन पावेल ने वहां झूठ बोला, सिर्फ यूएस के अंदर जो नैरेटिव था उसके बेसिस पे उन्होंने जाके इराक पे अटैक किया। अफगानिस्तान में भी तो यही हुआ था, नहीं? जिस तरह से वो लगातार इतने साल रहे, वो कैसे रहे वो, और वो इतना ब्लीड कर रहे थे पैसा, या बेसिकली जो अमेरिकन पब्लिक जिस तरह से वो स्विंग हो जाती है या स्वे हो जाती है, या उसके ऊपर जो जितना असर डालते हैं उसके हिसाब से वो एक तरह की वो इजाज़त दे देते हैं अपनी गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए, और कोई उसको रोकता भी नहीं है। और वही वाली चीज़ें जो यहाँ पर CNN या ये बाकी मीडिया चलाता है, वही चीज़ें ले लेके बाकी लोग चलाते हैं फिर आगे, एक और नैरेटिव वही सेट करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे इराक का जिक्र किया ना, इराक में सोचिए कितना ढिंडोरा पीटा था अमेरिका ने कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है उसके पास, कैसे रातों सुबह उठ के उसको फांसी पे लटका दिया था सद्दाम हुसैन को। कहाँ कोई हथियार मिला? किसी ने सवाल पूछा अमेरिका से कि तुमने क्या किया इराक के साथ? किसी ने नहीं पूछा। इसीलिए पुतिन को इन सब लोगों ने अपने मीडिया में एक विलन बना दिया। अब वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों रशिया से ऑयल लेना बुरी बात है। एक रशिया के बारे में बात करना ही अपने आप में बुरी बात हो गई है। मतलब उन्होंने वो पहले पेंट कर देते हैं किसी को, एक विलन बना देते हैं। जब एक विलन बना दिया उसके बाद उसकी गलतियां या जो भी आप बात कर रहे हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम लेना ही काफी होता है। इसी तरह से इंडिया को वो ऐसे इस नजरिए से पेंट कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इनहेरेंटली खराब है। अब इंडिया को यहाँ पर यूएस के अंदर कोई भी अपने आप को सेटल करना या सेट करना वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक ट्रेड डील करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे हिसाब से ट्रेड डील तो होगी, पर वो एक छोटी ट्रेड डील होगी, बहुत बड़ी ट्रेड डील नहीं होगी। और यही मुझे अभी लगता है, ये कह रहे हैं ना फेज मैनर में ट्रेड डील करना चाहते हैं।
एक तरह का मतलब एक मिनी एग्रीमेंट करेंगे अभी, और फिर उसके बाद वो रियल डील होगी। अभी मिनी डील करेंगे, ये ऐसा लग रहा है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब नवंबर आते आते वो एक एक मिनी डील करना चाहते हैं, तभी उन्होंने अपने बंदे को यहाँ भेजा है कि वो बात करे आके। पर देश कपूर जी, आप इस बताइए कि जिस देश की इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, क्यों मरे जा रहे हैं उसके साथ डील करने के लिए? डेड इकोनॉमी के साथ कौन काम करना चाहता है? अमेरिका क्यों आ रहा है यहाँ पर? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारत को लेकर, हाँ, क्या कुछ नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर? आजकल सुर थोड़े बदल गए हैं, लेकिन अगर आपकी नजर में भारत की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर आपका डेलीगेशन भारत में कर क्या रहा है? वो कहते हैं ना, वो एक तरह से बोलने का तरीका है कि कुछ झूठ है, कुछ असल है, और कुछ अंदाजे बयां है। तो वो वाला सीन है इसका। ये कुछ बातें ऐसी करते हैं ट्रम्प साहब के, वो कोई उनकी बातों को खास इतना सीरियसली नहीं लेता, लाइक इन द सेंस ऑफ उसकी ट्रुथ और अनट्रुथ पे, क्योंकि वो कई बातें कुछ भी बोलते हैं वो। तो उस तरह से ये कहना कि ये डेड इकोनॉमी है, वो बेसिकली जैसे ये मार्को रूबियो है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब मार्को रूबियो जब पहली बार 2016 में जब ये इलेक्शन के लिए कर रहा था कैंपेन, तो इनका जब डिबेट हो रहा था, इसको ट्रम्प लाइक यूज्ड टू कॉल हिम स्मॉल मार्को और समथिंग, मतलब वो ऐसा एक उसने तकिया कलाम बना दिया था उसका मार्को के बारे में, कि जैसे वो एक छोटा सा कुछ वो बेवकूफ सा बच्चा है। और आज उसका वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उसका तरीका ये है कि वो बंदे को डिसमिस कर देता है, और डिसमिस करने के बाद वो अगला बंदा फिर वो फील करता है कि वो इंफीरियर फील करता है, और जो पीछे खड़े हुए लोग हैं वो फिर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये हुआ है कि उसने जो यूज किया है डेड इकोनॉमी, वो ऐसे देश के लिए यूज किया है जो इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो वो अपने आप में झूठा है, वो सब जानते हैं, पर उसने वो एक तरह का अपने बेस जो है, सी वो बात कर रहा है ना, वो अपनी बेस के लिए बात कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखो किस बात पे ये पूरी ट्रेड डील लटकी हुई है, वो है एग्रीकल्चर पे। उसका मेन जो मागा बेस है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और ये जो बात करता है कौन एक बुशल कौन ले ले, वो एक बुशल कौन क्यों नहीं ले सकते, वो इंडिया, यहाँ कौन कौन है जो भुट्टा खाता है इतना। भुट्टा हमारे इंडिया में तो सड़क के किनारे पे मिलता है। कौन कौन भुट्टे की सब्जियां बनाता है या चीजें बनाता है, वो नहीं बनती इतनी। यहाँ पर कॉर्न यूज होता है फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और जितना कॉर्न यूज होता है सारा सारा जीएमओ कॉर्न है। और जितना सबसे बुरा जो है ना, सबसे बुरा जो अगर कोई यहाँ क्रॉप है हेल्थ के हिसाब से, वो कौन है। मतलब हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर सबसे खराब चीज मानी जाती है, किसी भी प्रोडक्ट में हो आप नहीं खाते, वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हर चीज में कॉर्न यूज करते हैं ये लोग। तो इनके लिए सही है जो ये बनाना चाहते हैं, जिस तरह की इकोनॉमी, जिस तरह का खाना। पर जिस तरह का खाना भारत में होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वन ऑफ द हेल्दीएस्ट है। ये क्या है कि ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, जब इन्होंने जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये पूरा टेक ओवर कर लिया था ऑफ ये पूरा जो मेडिकल सिस्टम है और जो एग्रीकल्चर, जो खाने का फूड सिस्टम है, इन्होंने पूरा टेक ओवर किया था। ये रॉकफेलर से शुरू हुआ था 1905 के आसपास। उसने एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट आई थी। जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट थी उसने ये कहा था कि जितने बाकी सिर्फ एक एलोपैथिक जो मेडिसिन है वही सही मेडिसिन है, बाकी सब बेकार है। तो सारे क्वैक्स हैं। तो सारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो होम्योपैथिक था, जो हर्बल मेडिसिन थी, सबको उसने साइड लाइन कर दिया था। तो किसी भी कॉलेज में वो ना पढ़ाया जाता था, ना किसी मेडिकल जो वो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ उसको प्रैक्टिस किया जाता था। और डॉक्टर उसी को माना जाता था जो एलोपैथिक मेडिसिन में हो। वो क्यों? क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन थी हैं जो आज भी, वो 95% उसका जो बेस है ना, जो उसका बेस माना जाता है, वो है पेट्रोकेमिकल्स।
मतलब पेट्रोकेमिकल से सारी ये जितनी एंटी बायोटिक्स हैं, जी। आपकी जो एंटीबायोटिक हैं, सारी पेट्रोकेमिकल्स पे बेस्ड हैं। ये सब चीज ये इसलिए हैं क्योंकि इनको पेटेंट किया जा सकता है। अब हल्दी को क्या पेटेंट करोगे? उन्होंने कोशिश की पर नहीं कर पाए ना। बट ऐसी ये जब पेटेंट कर सकते हैं तो उसी से प्रॉफिट बनता है। यही सेम चीज एग्जैक्टली सेम जो है वो लाइक इन्होंने फूड इंडस्ट्री में लाइक उसका इस्तेमाल किया है। अब फूड इंडस्ट्री में भी जितने एडिटिव्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो सारी पेट्रोकेमिकल्स पे बेस्ड हैं। उसी से कैंसर बढ़ा है। पर कमाल की बात है कि रॉकफेलर ने एक्चुअली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी शुरू की थी, नॉट के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं देखो उनका कोई भला हो जाए। भारत के साथ डील करने के लिए डेलीगेशन पहुंच गया है, लेकिन हाँ। उससे पहले तो इन्होंने ढिंडोरा इस बात का भी पीट दिया कि चाइना के साथ भी लगभग डील तय हो गई है, बड़े पैमाने पर बात हो रही है। तो क्या भारत पर प्रेशर डालने के लिए ये दिखाया जा रहा था कि देखो, जिस चाइना के साथ तुम दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हो, उसके साथ तो हमारी डील हो गई। तो वो डील क्या है? चाइना वो के साथ डील क्या? टिकटॉक वाली है। वो डील उन्होंने टिकटॉक के लिए की है कि उन्होंने ये डील किया है कि चाइना जो है, चाइना की जो कंपनी है, वो अपनी टिकटॉक का जो शेयर है वो छोड़ देगा और यूएस जो ऑपरेशंस हैं, जो लाइक यूएस है, वो उठाएगा। मतलब बेसिकली वो इट वोंट बी इन द हैंड्स ऑफ चाइना एनीमोर। सो दैट इज लाइक व्हाट दे आर डूइंग। अब वो क्या कर रहे हैं कि चाइना चिप्स के बारे में बोल रहा था और बाकी चीज़ों के बारे में बोल रहा है, राइट, कि कि आपकी तरफ से जो टैरिफ हैं वो इतने बढ़ गए हैं, आपने चिप्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं जो बाइडेन ने लगाई थी, तो आप पहले उनको हटाओ, तभी हम जो टिकटॉक के ऑपरेशंस हैं यूएस में उनको डाइवेस्ट करेंगे। अब ये कहते हैं कि अगर तुमने ये जो टिकटॉक के ऑपरेशंस हैं यूएस में, इसका अपना हिस्सा नहीं दिया हमें, तो हम टिकटॉक को ही बंद कर देंगे पूरे यूएस में। तो उन्होंने ये वाला पैंतरा अपनाया है। तो चाइना ये कह रहा था कि टिकटॉक के जो शेयर है उसके एवज में आप हमारा ये चिप रिस्ट्रिक्शन है इनको उठाओ और टैरिफ को घटाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं होगा, अगर आप नहीं मानते हम टिकटॉक को ही यहाँ बंद कर देंगे। तो अब ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना थिएट्रिक्स है, ड्रामा कर रहे हैं ये, वो तो आगे आने वाली बात है, वो तो नेगोशिएशन है उनकी। पर ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो एग्री कर गया है कि अपनी जो डील है टिकटॉक की वो आगे बढ़ाएगा और जो उसका जो वो शेयर है वो डाइवर्स करेगा। अब पूरा उसका जो डील है, बाकी और कोई ट्रेड डील उसकी होगी नहीं होगी, वो कितना, क्योंकि यूएस ने एटलीस्ट टैरिफ घटाने से मना कर दिया है इन ल्यू ऑफ ये जो टिकटॉक की डील है। तो टैरिफ तो नहीं घटा रहा, वो सिर्फ वो टिकटॉक की डाइवेस्टमेंट के लिए बात हो रही थी। तो वहाँ पर ये है। इंडिया का जो है वो जो उन्होंने ये इतना ड्रामा रचा है और इतनी बातें की, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इंडिया के लिए भी, इमेज के लिए ये अच्छा होगा कि एक ट्रेड डील हो जाए, चाहे वो मिनी ट्रेड डील हो, बिकॉज उससे क्या होगा, कम से कम कहने के लिए होगा कि देखो हमने तो ट्रेड डील भी की आपके साथ। फिर आप क्या बोल रहे हो कि रशिया का ऑयल और फलाना और ढमकाना, तो आपको वो जो टैरिफ है वो भी घटाने में ज़रूरत हो जाएगी आपको। देखो क्या है, इंडिया ये बात कर रहे हैं कि कौन, और जो बाकी जो एग्रीकल्चर में जो इंडिया के टैरिफ्स हैं वो 100% के आसपास हैं, इवन डेयरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। नाउ द थिंग इज कि इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है, हम जो मर्जी कहें, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम माने ना माने, उसकी ज़रूरत है। तभी वो फार्म लॉज आए थे जिसके पीछे ये लोग पड़ गए थे, कांग्रेस वाले जो 3 कृषि बिल जो आए थे, राइट, वो लाए थे मोदी जी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ये जब तक नहीं होगा, इंडिया का जो डेयरी जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। दूध सबसे ज़्यादा भारत प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। पर यह भी सच है कि वो दूध प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा
जो लेबर है वो यूज होती है भारत में। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है ना, जिसको कह सकते हैं कि कितना आप प्रोड्यूस करते हो और कितने लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत बहुत लो है पूरी दुनिया के हिसाब से। वो इसलिए है क्योंकि हमने पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट अपनी की नहीं, ना एग्रीकल्चर में पूरी कर पाए, ना वो डेयरी में पूरी कर पाए। वो तो भला हो डॉक्टर कुरियन का और बाकी वो सरदार पटेल वगैरह का, जिन्होंने वो पूरा मिल्क रेवोल्यूशन शुरू किया अमूल के साथ, और वो आगे बढ़ता चला गया और उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए, जिसकी वजह से भारत में मिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी। बट लोग जो हैं, जो जो प्रोड्यूस करते हैं वो वाला मिल्क, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत तो है, पर सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि वो अपने जीएमओ वाले जो वो है ना, जो क्रॉप्स हैं, जो अपनी जो सीड्स हैं और बाकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह हो, खाद और पेस्टिसाइड्स, वो हमारे ऊपर थोपेंगे। उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो अगर सपोज करो हमारा आप देखो कि हमारी जो वो टैरिफ अगर 100% है, अगर उसको आप 50% भी अगर कर दो, अब उनको लॉज ऐसे बना दो कि जीएमओ यहाँ ना आ सके, तो भी भारत की एग्रीकल्चर बच जाएगी, पर डील होने में थोड़ी आसानी हो सकती है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जीएमओ हमारे ऊपर पुश करे, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने कॉटन में वो बीटी कॉटन जो था उसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि किस तरह से किसान जो हैं वो पूरी तरह से ऋण के दबाव में फंस चुके थे, और इतनी आत्महत्याएं हुई हैं भारत में सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो एक तरह का साइकिल था। आपको हर साल वो बीज खरीदने होते थे, आप उससे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि आपने एक बार खरीदा, आपको खरीदते रहना पड़ेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत के फार्मर्स को नहीं पड़ना चाहिए आगे जाके। वो कोशिश कर रहे हैं कॉर्न का, वो कोशिश कर रहे हैं सोए का, बैंगन का, और ऐसे बाकी जो और जो हैं क्रॉप्स हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जीएमओ सीड्स हैं वो यहाँ बेचें। आप खुद सोचो, 100 मिलियन से ज़्यादा भारत में फार्मर्स हैं, 120 मिलियन से ज़्यादा, 1.4 बिलियन लोग हैं। ये सबसे बड़ा मार्केट है जीएमओ की जो कंपनीज हैं उनके लिए, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सीड्स हो, वो नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। तो पर उनको एंटर करने देने का मतलब ही ये है कि आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। और ये बात मोदी जी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं देश कपूर जी, हाँ, इसीलिए तो बिल्कुल अड़े हुए हैं, इसीलिए तो अडिग हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि ये जो डेलीगेशन आया है, इसको ये सारी बातें तो पता है ना कि ना तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत की मार्केट खुलेगी अमेरिका के, क्योंकि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या खाना वो, क्या फॉडर वो अपने जानवरों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, भैंस को खिलाते हैं, सबको पता है, नॉनवेज तक परोसते हैं उनको। लेकिन भारत का तो संस्कृति अलग है ना, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं है। और दूसरा, अगर आप ये जीएमओ वाले प्रोडक्ट्स के लिए खोलेंगे, वो भी घातक है हमारे किसानों के लिए। तो ये डील जो है कम से कम इन दो सेक्टर्स को अलग रख के होगी, या आपको लग रहा है कि इनको इंक्लूड करने की कोशिश पूरे तरीके से अमेरिका करेगा? वो पूरी तरह से कोशिश करेगा। आई थिंक जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जहाँ तक मेरा विचार है, वो ये है कि कुछ कंसेशंस शायद देगी भारत, पर वो कंसेशंस ऐसे होंगे जिससे भारत के फार्मर्स को और दूध के जो वो कृषक हैं उनको नुकसान ना हो। क्योंकि देखो, मैंने जैसे कहा ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक वो ऑप्शन है, एक पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे बढ़ाई जा सकती है वो देखना है। ऊपर से जो ये जीएमओ और जो बाकी जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ लाना वो खतरे से खाली नहीं है। पर एक बात मैं बताऊं, वो अभी यूरोप के साथ डील हुई है जिसमें उन्होंने बोला था 750 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे, और हमने उन्होंने जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी घटा दिए हैं, और यूएस के प्रोडक्ट्स वहाँ एंटर कर सकते हैं। एक और प्रोविजन था उसके अंदर जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात नहीं की। वो ये था कि जो एफडीए के रूल्स हैं और जो यूरोप में जो खाने के जो रूल्स हैं उनको एक पैरेलल बना दिया जाएगा। ये इतना बड़ा
वो है ना क्या धक्का है यूरोप के लिए, मैं आपको समझा नहीं सकता। क्योंकि दोनों में एक फ़र्क है। यहाँ यूएस का जो खाना है ना वो सबसे ख़राब है दुनिया में। लोग समझते हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता। यहाँ सबसे ख़राब खाना मिलता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इनकी फ़िलॉसफ़ी ये है एफडीए की कि जब तक ये प्रूव नहीं होता कि ये चीज़ ख़राब है तब तक आप उसको बेच सकते हो। यूरोप का जो है फिलॉसफी, जो पॉलिसी है वो ये है कि जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक है तब तक आप ये बेच नहीं सकते। दोनों की फिलॉसफी अलग है। तो वो अगर पैरेलल हो जाएगा तो यूएस का जो जो फिलॉसफी है, जो यूएस का जो पॉलिसी है, वो यूरोप की पॉलिसी पे हावी हो जाएगी। यहाँ इतने सारे ओवरवेट और इतना बुरा हाल है सबकी हेल्थ का, वही हालत यूरोप में होगा। हालांकि यूरोप में आप चले जाओ इटली, आप चले जाओ फ्रांस या स्विट्जरलैंड। फ्रांस और वो इटली और स्विट्जरलैंड में आप देखोगे कि लोग, जब आप वहाँ जाओगे घूमने के लिए, आप देखोगे सिवाय चॉकलेट और चीज़ के और बाकी कुछ चीज़ों के, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो खाते हैं वो है चॉकलेट और चीज़, जो बंदे को फैट बनाती है। पर आप देखोगे वहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं यहाँ यूएस के मुकाबले में। तो वो है कैसे? वो वो ऐसी चीज इसलिए होती है क्योंकि वहां का खाना शुद्ध है, यहाँ का खाना शुद्ध नहीं है। भारत में के खाने में भी शुद्धता है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बीच में मिलावट बहुत करते हैं। अगर वो मिलावट हट जाए तो जो खाना जो जो उगाते हैं लोग, वो इतना खराब नहीं है। कॉर्न का एक जो जीएमओ कॉर्न है वो ऐसा बनता है कि उसके अंदर ही पेस्टिसाइड होता है। मतलब उसके जो जीन होती है, जो डीएनए है, वो पेस्टिसाइड को रिलीज करता है एक खास टाइम पे। मतलब वो ऊपर से पेस्टिसाइड नहीं डालते, वो अंदर से निकलता है। आप वो वाला कॉर्न खुद खा रहे हो तो आप कैसे ठीक रहोगे? बहुत बुरा हाल है, मैं बता रहा हूँ यहाँ के खाने का। तो ये जो एग्रीकल्चर जो कंपनीज हैं, ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि पूरा टेक ओवर करने की एग्रीकल्चर को। आपने देखा होगा अभी आज कल परसों में ही निकला है कि बिल गेट्स इज ट्राइंग टू सेल वो एक बटर जो है, जो लैब मेड मिल्क बटर है, लैब मेड मीट भी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये पूरी एग्रीकल्चर जो है इसको पूरा तरह चेंज कर देंगे। खाने का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे कि खाने के लिए लोग जो हैं वो कंपनीज पे निर्भर करें। वो फार्म और जो हमारे जो कृषक वगैरह होते हैं उस पे वो इतना बेस नहीं रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। और यूएस के अंदर सबसे बड़ा जो है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर जो है वो बिल गेट्स है। जैसे आपने कहा ना कि रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है, और वो जो 3 कृषि बिल आए थे किसानों के लिए, जिसको लेकर कितना बवाल मचा था। सोचो 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, और उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कैसे वो सड़कों पर बैठे थे। वो विजुअल्स याद कीजिए, कैसे के सड़कों पर ही पक्के घर बना दिए गए। ये सब ड्रामा जो हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो 3 कृषि कानून जो थे वो भी इस लॉबी के खिलाफ थे, इसीलिए फंडिंग की गई उस आंदोलन की, और सो कॉल्ड किसान सड़कों पर उतरे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ क्या होना था कि जो बड़े वो फार्मर हैं उनके लिए तो वो हमेशा आसान रहता है। जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहता है। उनको सही सही टाइम पे अगर प्राइस मिल जाती और उठाने का अगर एक मैकेनिज्म मिल जाता तो उनकी उनकी आय वगैरह बढ़ जाती। वो उन्होंने बढ़ने नहीं दी। यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे 3 लाख फार्मर आके बैठ गए, और 3 लाख फार्मर आके बैठे और वो लगातार सारे हट्टे कट्टे से, मतलब रोज वो खाना भी खाते थे, जिम भी करते थे, जिम भी बने हुए थे। और वहां पर वो क्रॉप जो है उगाई भी जा रही है और काटी भी जा रही है और सब कुछ हो रहा है। 3 लाख लोग यहाँ बैठे थे दिल्ली में, तो कौन कर रहा था पता नहीं है। क्योंकि लाइक उस साल सबसे मैक्सिमम खरीफ और रबी क्रॉप हुई थी। तो अगर 3 लाख फार्मर यहाँ बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो वहां काट कौन रहा था वो सब चीजें? वो कौन उगा रहा था वहां पर?
और सबसे हट्टे-कट्टे जो वहाँ वो घर के लोग जो थे वो यहाँ के बैठे थे दिल्ली में। तो वो फार्मर थे नहीं बेसिकली, वो सिर्फ वो जो होते हैं ना बड़े वाले जो ओन करते हैं लैंड ओनर्स, जो अड़तीय जो थे वो थे, और इसी वजह से नुकसान हुआ। क्योंकि भारत की अगर एग्रीकल्चर अगर वाकई में अगर अपनी पीक पे आ जाए, अब वो ढंग से प्रोडक्टिविटी हो, डेयरी में ढंग से प्रोडक्टिविटी हो, तो भारत जो है बाकी देशों को और compete करेगा। देखो ऐसा है कि एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी से compete नहीं कर सकता, भारत compete कर सकता है। भारत कम से कम कॉर्पोरेट में तो करता ही है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर यूएस में अगर आप साउथ में जाओ जहाँ पर सबसे मैक्सिमम फार्मर्स वगैरह वो होते हैं, टेक्सास में जाओ, आप फ्लोरिडा में जाओ, आप जॉर्जिया में जाओ, वहाँ जो बहुत पुरानी फैमिलीज हैं वो हमेशा से जो ट्रैक्टर्स वगैरह है ना वो जॉन डियर के यूज़ करती आई हैं। पिछले 10 साल में आपको पता है कि कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिक रहा है? वो है महिंद्रा का। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स यहाँ यूएस में जॉन डियर को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई में कई एरियाज में उन्होंने किया भी है। मतलब अगर इंडियन प्रोडक्ट्स अगर कोशिश करें तो इनके घर में घुस के इनको बीट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। वही तो डर सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, हाँ, अमेरिकन को, इसीलिए सब हो रहा है। तो ये हमने कॉर्पोरेट में किया है, हम एग्रीकल्चर या डेयरी में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें कभी करने नहीं दिया गया ना। ये इतना बड़ा सेक्टर है जो कुछ लोगों ने, जमींदारों वगैरह ने वो हड़प लिया था, उसको आगे बढ़ने नहीं देते ये लोग। वो तो कोऑपरेटिव में वो शुरू किया डॉक्टर कुरियन और बाकी लोगों ने, जो अमूल वगैरह में, तो कहीं जाके मिल्क की प्रोडक्शन हुई, नहीं तो वो भी नहीं होनी थी। खुद डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को हार्ड नेगोशिएटर बोलते रहे हैं। पीयूष गोयल साहब भी बड़े ढंग से अमेरिकन को समझा रहे हैं कि डील कैसे होती है। तो एक चैलेंज होगा आज जब इस बारे में बात होगी, भारत का डेलीगेशन भी होगा, अमेरिकन भी होगा आमने सामने, तो एक चैलेंज होगा कि कैसे इस डील को किसी हद तक सिरे चढ़ाया जाए। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप खुद देखो ना कि यूरोप और जापान इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं। यूरोप और जापान दोनों, वो एक एक ज़माना होता था ना जब नवाब लोग जाते थे मुगलों के दरबार में, वहाँ जाके पहले उनको रत्न जौहरात देते थे अपने खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन मनी कह सकते हैं या जिजिया भी कह सकते हैं। तो उस तरह से 750 बिलियन तो उसने दिए, लाइक ईयू ने 550 बिलियन वो जापान ने दिए, और फिर इतना वो बुरा डील की कि वो 0-0 कर दिए खुद के टैरिफ। जैसे मैंने बताया, वो एफडीए के इक्विवेलेंट कर दिया, पैरेलल कर दिया खुद की जो पॉलिसीज है, जो कुछ सालों में वो एफडीए वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ लागू हो जाएगी ईयू में। तो आप देखिए कि पावर है उसके पास, ट्रम्प के पास पावर है, क्योंकि यूएस के पास पावर है। वो पावर वो यूज करते हैं। वो जिस जिस रफ तरीके से, जिस वो धड़ल्ले से ये यूज करता है, बिना सोचे समझे कि आगे जाके दूसरे बंदे पे क्या असर पड़ेगा, या वे किससे हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, और कोई नहीं सोचता है। वो ऐसी बातें सोचता ही नहीं है, जो पहले सारे लोग डिप्लोमेसी में ये बातें सोचते थे। ये चाहता है कि ये 4 साल में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए कि ही इज़ नोन एज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट एवर। बाकी आगे वो क्या हालत होती है लाइक यूएस की, दुनिया की, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। तो डील, अगर इंडिया ने इतने दबाव के बाद भी, जब इतनी गालियां मिल रही हैं, हर एक मिनिस्टर आके मीडिया में इतना कुछ बोल रहा है, तब भी अगर डील अगर नहीं हो पाई, वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मोदी जी और पीयूष गोयल वाकई में बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। अगर वो ना होते तो आप खुद सोचो ना, अगर ईयू ढह गया, अगर जापान ढह गया, अगर चाइना ढह गया, मतलब वो ढह ही गया ना, वो टिकटॉक की डील उन्होंने मान ही ली उन्होंने, तो भारत नहीं हो सकता था? भारत भी हो सकता था ना, पर भारत खड़ा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, जो इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे।
चाहे कितनी भी गालियां क्यों ना पड़े। तो इतना आसान तो नहीं होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि डील तो होगी, पर मेरी नज़र में एक मिनी डील हम कह सकते हैं कि फेज वाइज डील हो सकती है। वो फेज, जो पहला फेज है, वो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, फिर देखेंगे आगे के फेज क्या क्या होता है। तब तक दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी किसी को क्या पता। और फिर एक चीज और है ना, जैसे रशिया से, पुतिन से या रशिया के विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत के फेवर में। कहा गया ना विदेश मंत्रालय की तरफ से कि भारत दबाव में नहीं झुका। उसको अप्रिशिएट किया उन्होंने कि हमारी और भारत की दोस्ती जो है वो बहुत मजबूत है। भारत पर प्रेशर बनाया गया कि तेल ना खरीदे रशिया से, लेकिन भारत ने दोगुना कर दिया। अब तो ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है, खास रिबेट मिल रहा है। तो वो भी तो मिर्ची लग रही होगी ना डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं तो प्रेशर पे प्रेशर डाले जा रहा हूं, मैं तो 100% टैरिफ की बातें भी कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। भारत पर तो असर ही नहीं पड़ रहा है। और ये भी तो सच है ना देश कपूर जी की, भारत को जितनी जरूरत है अमेरिका की, उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। बाजार तो भारत है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया ये नहीं कर रहा कि यूएस की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे, पर उन चीज़ों का असर भी ना पड़े जब हम बाकी जगह पे हम ट्रेड करें। देखो क्या हुआ है कि लोग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, पर यूएस जो है उसने डॉलर को सैंक्शंस के लिए यूज़ किया है। वो सैंक्शंस लगा देते हैं और बाकी लोग कुछ कर नहीं पाते। इसी से लोग डरते हैं ना। पर ब्रिक्स का जब शुरू हुआ है, ब्रिक्स ने ये किया कि हम आपस की ट्रेड हम आपस में कर लेंगे एक दूसरे की करेंसी के साथ, ताकि डॉलर की सैंक्शंस का कोई असर ही ना हो। अगर सपोज यूएस सैंक्शन लगाता भी जैसे रशिया पे लगाया, और रशिया और इंडिया दोनों आपस में रुपी और रूबल में अगर कर रहे हैं ट्रेड, तो फिर आपकी सैंक्शन का कोई असर ही नहीं है। देखो, डॉलर कितना भी यूज हो, पर उसकी पावर तब है जब उसको उसको यूज करके जो सैंक्शन लगाई हैं उसका असर हो। अगर उसका असर नहीं हो रहा, तो वो डॉलर की पावर घट रही है। हालांकि डॉलर यूज तो हो रहा है ट्रेड में, कॉर्पोरेट ट्रेड वगैरह में। तो इंडिया ने जो किया है ना रशिया के साथ मिलके और चाइना के साथ मिलके, वो यही किया है, ब्रिक्स को सशक्त किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत ने ये बिल्कुल कंफर्म किया है, लाइक अपने दिमाग में और अपने पेट के हिसाब से, कि अगर यूएस कल को सैंक्शन भी लगा देता है, तो भी भारत के पास ऐसे मैकेनिज्म हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जिससे भारत पे असर बहुत कम पड़ेगा। तो अगर भारत पे असर बहुत कम पड़ेगा, तो भारत सीधा सीना तान के खड़ा हो सकता है ना। तभी रशिया, क्योंकि ये सारा काम रशिया के साथ ही हो रहा है, तो इसलिए रशिया ये कह रहा है ना कि देखो हम ये वो करते हैं, वो कहते हैं कि देखो कैसे ये वो खड़ा हो रहा है उसके सामने। वो इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बन रहा है, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बन रहा है। वो उसकी देखो, उसके चलते भारत इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता अब, जैसे पहले होता था। पहले सैंक्शन लगाते थे, सब कुछ बंद कर देते थे। वो वहाँ से ना कुछ इंजन आता था, ना कुछ वो पदार्थ वगैरह कोई आते थे, ना रॉ मटेरियल आता था, ना साइंस आती थी, ना टेक्नोलॉजी आती थी। तो हम फंसे के फंसे रह जाते थे। अब ऐसा नहीं होता ना। तो ये एक बहुत बड़ी एक चेंज आया। दैट इज वाई भारत के लिए ट्रेड डील करना इंपॉर्टेंट है, पर क्रिटिकल नहीं है। दोनों में फर्क है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएस की मार्केट अभी भी बहुत बड़ी है। हालांकि इंडिया के ऊपर जो असर पड़ता है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है, जैसे ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं, उसकी जो मार्केट है, जो उसका एक्सपोर्ट्स इंडिया के इतने ज़्यादा नहीं है। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स को नहीं रखा, उन्होंने बाकी चीज़ों को भी नहीं रखा, उन्होंने उसको बाहर रखा है इन टैरिफ से। वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल जो जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जाती हैं। उसकी वजह से पूरे यूएस के अंदर अभी भी मेडिकल की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी स्टेबल है, नहीं तो इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं एक दवाई लेता हूँ, एक
वो मेरे को पेन होती है उसके लिए मैं लेता हूँ, उस वो जो है मेडिसिन अगर मैं जेनेरिक अगर लूँ तो वो दैट इज़ जस्ट 5 या $10 की बनती है या $20 की मिलेगी महीने की। पर अगर वो ना लूँ तो $200 की होती है। भारत में मैं जब आता हूँ, मैं 6 महीने की मेडिसिन मैं सिर्फ $5 के मुकाबले मतलब 800 या वो ₹1000 में मैं लेके चला जाता हूँ। तो आप समझ रहे हो कि दोनों में कितना फ़र्क है। बिल्कुल। तो वो एक तो उन चीज़ों को उसने बाहर रखा है। सिर्फ उन चीज़ों को वो बीच में रखा है जिसको ये वो दबाव डाल सकता है। दबाव डालने की कोशिश तो ये लाख कर रहे हैं इनके सारे के सारे जो नेता हैं, चाहे वो नवैरो से लेकर ये जो दूसरा लुटनिक है, ये जितनी मर्जी बयानबाजी कर लें, लेकिन देखिए भारत ने तो अपने तेवर पहले ही साफ कर दिए कि अगर डील होगी तो हमारी टर्म्स पर होगी। अब वो क्या टर्म्स होते हैं, कितना भारत झुकता है, कितना अमेरिका झुकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाक बचाने के लिए एक मिनी डील ही करनी पड़े तो वो करने को तैयार होंगे, तभी अपना डेलीगेशन भारत भेजा है। अब देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी इन चालों में। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद।